ओके, सो पिछली क्लास में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंट्रोडक्शन आई थिंक बेसिक स्टार्ट किया था कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या एज अ टिश्यू, पहले टिश्यू लेवल पे कौन कौन से सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, वो उनके फंक्शंस, उनके टाइप, ये चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी, जिसमें हमने न्यूरॉन, उसका फंक्शन, न्यूरॉन के टाइप्स कितने प्रेजेंट हैं, देन ओवरऑल ग्लियल न्यूरोग्लियल सेल्स यानी सपोर्टिंग सेल्स वो कितने टाइप के प्रेजेंट हैं, क्या क्या फंक्शंस वो प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। एंड ओवरऑल आई थिंक मेम्ब्रेनस एक्शंस, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसका जनरेशन और मूवमेंट, यानी न्यूरॉन के अंदर मैसेजेस का इम्पल्स या मैसेज ट्रांसमिशन किस फॉर्म में होता है, और अगर हो रहा है जिस मूवमेंट में, तो उस टाइम पे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, वो चीजें हमने स्टार्ट की थी। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ याद आया? मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ याद है लास्ट टाइम का टॉपिक? या मैं रिपीट करूं? यस मैम, रिपीट करो ना प्लीज। ओके, चलो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होगा और आगे वो कैसे कंडक्ट होता है। बट कंडक्शन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जिस भी रिस्पेक्ट पे आप किसी का भी मूविंग फिनोमिना अगर समझते हो, तो उसका रेस्ट वाला फिनोमिना भी समझना पड़ता है। तो रेस्टिंग पहले आपको बताया, रेस्टिंग से पहले, रेस्टिंग वाली अंडरस्टैंडिंग रखने से पहले आपको बताया था कि न्यूरॉन के अंदर, यानी उनका इनसाइड न्यूरॉन, इनसाइड सेल एंड उनके बाहर, आउटसाइड सेल बोलो या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलो, इनमें जो आयंस का प्रेजेंस होता है, इट वेरीज फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेशन। आयनिक नेचर, चाहे एनायन है या कैटायन है, उसके नेचर के हिसाब से वेरी करेगा। अगर सेल के अंदर की बात करें तो पोटेशियम आयन, साथ ही साथ प्रोटीन्स के एनायंस, नेगेटिव चार्जेस प्रोटीन के, इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा। वेयर एज सोडियम प्लस क्लोरीन जो है, इनका चार्जेस जो होगा या इनका रेशियो जो होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशन होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। सो ऑपोजिट कंडीशन में अब क्या आ रहा है, यहाँ पे जो भी सोडियम आयन है एंड क्लोरीन आयन है, इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा, प्लस पोटेशियम आयन यहाँ पे कम होगा, एंड जो प्रोटीन्स होंगे वो कम होंगे। प्रोटीन्स तो जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि प्रोटीन सेल का पार्ट होता है, राइबोसोम्स उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका आयनिक नेचर कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर द फंक्शन पार्ट, तो वो ऑफ कोर्स सेल के अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। दिस इज द कंडीशन नॉर्मली किसी भी न्यूरॉन और उसके आसपास जो भी स्पेसेस हैं उनकी रहती है। अब एट रेस्ट, जब रेस्ट पे समझने की बारी आई तब क्या हुआ। अभी जो नॉर्मली क्या हो गया, क्योंकि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर है, तो क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन। जब पैसिव डिफ्यूजन हुआ तो इसी पैसिव डिफ्यूजन की वजह से पोटेशियम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव होगा, दैट विल बी द फंक्शन। अब लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव हुआ, यानी इनसाइड सेल से आउटसाइड सेल वो गया। आउटसाइड सेल जाने के बाद अब प्रॉब्लम क्या हो गया, क्योंकि एट द एंड ये तो है ही चार्जेस है, चार्जेस है तो इनका केमिकल नेचर जो होगा दैट विल बी इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, यानी जितने चार्जेस अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल पे बढ़ जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल भी तो करते हैं। तो पोटेशियम जो होगा आफ्टर डिफ्यूजन पार्ट सैचुरेशन आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पे आएगा, इनसाइड एंड आउटसाइड बैलेंस होने लगेगा। अब क्योंकि आउटसाइड का नेचर नहीं है ज्यादा रखने का, तो वो उसके बाद उनका रिपल्शन टेक्निक स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी रिपल्शन की वजह से पोटेशियम वापस पीछे आने लगेगा, एंड ये चीज क्या क्रिएट करेगी, एक पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगी, जिसका वैल्यू मैंने आपको बताया था समवेयर अराउंड -70 मिलीवोल्ट, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाती है।
ये रेस्ट के बारे में बात हो रही है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसी कंडीशन में मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था टू रीड अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप। कितने बच्चों ने किया या पढ़ा? रेज योर हैंड। ओके रुचिर, आप एक्सप्लेन कर पाओगे रुचिर, अगर आपको कुछ भी समझ में आया सोडियम पोटेशियम पंप का? ओके अगर रुचिर आपको आप ऑडियो पे नहीं आ सकते तो देन मेंशन इन द चैट। चैट पे एटलीस्ट आपकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, ब्रीफली डिस्क्राइब करना कि एग्जैक्टली आपका क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम द सोडियम पंप। देन आई विल कम बैक टू दिस वन आपके आंसर्स के बाद। और जिन बच्चों ने भी पढ़ा है मेंशन इन योर चैट, इन द चैट की एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या क्या समझा विद द सोडियम पोटेशियम, क्योंकि अब भी सोडियम पोटेशियम पंप का कोई काम नहीं, मीन्स इसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो एंड में आएगा। पहले सारा का सारा आयनिक बैलेंस उनका मूवमेंट पढ़ लो, समझ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का क्या रोल है। जो ऑलरेडी आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो इन द सेल जब हम पढ़ रहे थे तब भी आपको ये चीज बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब था तब भी आपको बहुत बार सोडियम आयन पोटेशियम आयन का जिक्र हुआ है। तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी। अब पंप का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को सर्कुलेट करना। कैसे और क्या कर रहा है थोड़ी देर में आते हैं। अब रेस्ट वाला पोजीशन आपको पता चल गया। अब जब वर्किंग कंडीशन है, यानी वर्किंग कंडीशन के टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर वर्किंग हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूव हो रहे हैं न्यूरॉन में, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उस कंडीशन को डीपोलराइजेशन बोलेंगे। अब डीपोलराइजेशन का नॉर्मल डेफिनेशन बुक वाइज जो लैंग्वेज होगी वो आप क्या देखोगे? रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब रैपिडली यानी फास्ट फास्ट मूव होगा, देयर विल बी नो टाइम, कोई टाइम नहीं होगा, कोई गैप नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब चार्जेस। अब जो मैंने रेस्ट के टाइम पे आपको एक्सप्लेन किया था कि ये चार्जेस जो हो रहे हैं वो पैसिवली मूव हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनका कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे हाई है कहीं पे लो है। ये रेस्ट के टाइम पे हो रहा है, कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा। बट जब अगर इनको प्रॉपर मैसेज पहुंचाना है उस टाइम पे रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर रैपिड मूवमेंट स्टार्ट होगा इसकी वजह से क्या होगा? तो जो सेल का आउटसाइड एरिया है दैट इज गोइंग टू बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एज कंपेयर टू इनसाइड। पहला चीज ये होगा। और इसका ओवरऑल टाइम कितना लगता है? इट इज गोइंग टू टेक समवेयर अराउंड अ मिली सेकेंड। अब आपको पता चल गया कि वो कितना फास्ट होता है। 1 मिली सेकेंड में जो न्यूरॉन है उसका आउटर एरिया नेगेटिवली चार्ज्ड, इनर एरिया पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि न्यूरॉन का लास्ट टाइम बताया था फ्रीक्वेंसी इज द लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, मैसेज ट्रांसमिशन की स्पीड क्या रखनी है, दैट इज देयर लैंग्वेज। तो न्यूरॉन बने ही ऐसे मटेरियल से हैं कि वो खुद ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करवा पाते हैं। दैट्स व्हाई न्यूरॉन्स को सेल्फ प्रोपगेटिंग भी बोल सकते हो, यानी सेल्फ प्रोपगेटिंग एक्शन पोटेंशियल। तो अगर रैपिडली मूविंग होगा तो वो फ्लो आगे बढ़ेगा, उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज अ वेव आगे बढ़ाया जाता है। एंड सिमिलरली वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन इनका ट्रांसमिशन हो जाएगा। न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिशन हुआ, यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी बनता है या इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है, और वही एज अ मैसेज पहुंचता है हर जगह पे। अब दूसरी चीज, अब डीपोलराइजेशन हुआ। ये डीपोलराइजेशन फास्ट अगर आयन का मूवमेंट होगा। अब वापस से रेस्ट पर लेकर आना है, यानी सेल को वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है। जब पैसिवली हर चीज मूव हो रही थी तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब इस रीपोलराइजेशन के केस में क्या होता है? जो सोडियम चैनल है,
सोडियम चैनल इज गोइंग टू बी क्लोज। लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताया था कि जो सोडियम का चैनल है ये सेलेक्टिव होता है। जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन्स होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं फॉर सोडियम चैनल। रीजन, ये सोडियम डीके करता है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को। यही रीजन है कि न्यूरॉन के अंदर वो ज्यादा नहीं रहता, बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो ये क्लोज हो जाता है आफ्टर समवेयर अराउंड 0.5 सेकेंड। जैसे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा उसके 0.5 सेकेंड के बाद सोडियम चैनल इनफ हो गया, उतना ही चाहिए, वो क्लोज हो जाता है। अब क्लोज होने के बाद दे बिकम एक्स्ट्रा परमिएबल, एक्स्ट्रा परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। एक्स्ट्रा परमिएबल होने की वजह से पोटेशियम का इंटेक करने लगते हैं। अब क्या बोलते हैं कि अगर इंटेक करने लगेंगे या फिर एक्स्ट्रा परमिएबल हो जाएंगे तो सोडियम आयन का मूवमेंट वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। मूवमेंट एक्टिवेट होते ही अब दूसरी चीज क्या होगी, सेल का इंटीरियर जो है वो धीरे धीरे अब नेगेटिव बनने लगेगा। नेगेटिव इसलिए बनेगा क्योंकि उनके जो प्रोटीन्स थे जो अब दूसरे सेल के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प कर रहे थे, अब वो वापस से रीजनरेट होंगे क्योंकि उनके पास राइबोसोम है, वो रॉ मटेरियल से फिर से नए प्रोटीन्स को बना देगा। तो अब क्या होने वाला है, सेल का इंटीरियर इट इज गोइंग टू बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, एंड में आप क्या कहोगे, कंक्लूजन क्या कहोगे कि ओवरऑल जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल, वो चेंज हो गया। मींस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम एक्साइटेड टू रेस्टिंग। शुरुआत हमने की थी रेस्टिंग फेज से। वापस से आपको सब कुछ रिवाइज करवा रही हूँ। सोडियम एंड पोटेशियम का ही सारा खेल है। पहला ये ओरिजिनल केस, ये रेस्ट के टाइम पे ये मेन कंडीशन है जो सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड रहती है। इनसाइड जो है सोडियम एंड क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली कम रहता है एंड प्रोटीन एंड आयंस एंड पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। इंटरस्टिशियल में एग्जैक्ट ऑपोजिट। कोई भी एक याद रखना, इधर ये याद रखो या ये याद रखो और इतना याद रखो कि दूसरा वाला उसका ऑपोजिट है। अब ये चीज जैसे ही हो गया तो ये होने के बाद ये रेस्ट पे हो रहा है तो पोटेशियम आयन पैसिवली मूव हुआ। पैसिवली मूव होते होते एक टाइम पे सैचुरेशन आया। सैचुरेशन के बाद सेम चार्जेस में रिपल्शन आया। रिपल्शन की वजह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होने लग गया पोटेशियम आयन का, क्योंकि सोडियम के लिए तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। रीजन, सेल का जो इंटीरियर पार्ट है वो डैमेज करता है जरूरत से ज्यादा रहा तो। उसकी वजह से वो नॉर्मली क्या रहता है, सोडियम अपना काम करने आता है और तुरंत उसको पंप आउट कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। ये होगा एट रेस्ट पे। अब जब कोई मैसेज पहुंचाना है, न्यूरॉन सेल्फ प्रोपगेटिंग है, यानी जिस मोमेंट उसको लगता है वो ट्रिगर हो जाता है कि ओके अब तो काम करना पड़ेगा, तो वही पोटेशियम और सोडियम का इनटेक एंड डिफ्यूजन जो है वो फास्ट करने लगते हैं। अब एनर्जी यूज करने लगते हैं, रैपिड मूवमेंट होगा। रैपिड मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा वो इंपल्स में कन्वर्ट होके मैसेजेस वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जंप करवाएंगे। एंड न्यूरॉन का जो आउटसाइड एरिया है दैट इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द इनसाइड। एंड इस पूरी चीजों में कितना टाइम लगता है, 1 मिलीसेकंड लगता है एक न्यूरॉन को वापस से चार्ज होने में या डीपोलराइज होने में। तो पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, नाउ रीपोलराइज्ड, कि अब फिर से एक्साइटेड को वापस से रेस्टिंग फेज में लाना होगा। तो जो पोटेशियम बाहर गया था, बाहर जा रहा था, उसे अब अंदर बुलाने की कोशिश की जा रही है। अंदर बुला रहे हैं, फिर से वो रिपेल हो रहा है, उसका मूवमेंट चलेगा और सोडियम के जो चैनल है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। दिस इज अबाउट द ओवरऑल इंपल्स जनरेशन ऑफ न्यूरॉन। इतनी बात समझ में आई? ओके, समीक्षा ने कहा है सोडियम पोटेशियम पंप में कैरियर प्रोटीन यूज होता है एंड एनर्जी भी रिक्वायर्ड होता है। करेक्ट, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन मेरा ये था कि लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था ये चीज, तो आप लोगों ने रीड किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया सो टेल मी द रीजंस व्हाई नॉट। बिकॉज आई थिंक लास्ट क्लास से लेकर अब तक कोई खास हम लोग कर नहीं रहे हैं, कोई भी नया चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे। देन व्हाट्स द इशू, एक क्वेश्चन पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अब सोडियम पोटेशियम सुन लो, एग्जैक्टली ये होता क्या है पंप।
पंप, जैसे हमारा हार्ट है पंपिंग मशीन, सो इट्स एन ऑर्गन जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो सिमिलरली सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जब भी इनसाइड सेल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाता है कि सोडियम जो है डीकेइंग ना करवाए, वो स्टार्ट कर देता है डीकेइंग, और वो डीकेइंग ना करवा पाए तो उस चक्कर में जो प्रोटीन सब यूनिट्स यूज करके प्लस एनर्जी यूज करके सोडियम को आउटसाइड धकेलना पड़ता है। उस चीज के लिए मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स ऑलरेडी रहते हैं, जो कैरियर प्रोटीन्स की मदद से प्लस एनर्जी की मदद से क्या करते हैं, उनको बाहर की तरफ एज अ मोटर कह लो, उनको बाहर की तरफ भेजते हैं, एक गेटवे बनाते हैं कि तुम इन तो आउट जा सकते हो, इन नहीं आ सकते। तो वही चीज होती है कैरियर प्रोटीन्स का सब यूनिट प्लस एटीपी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीज यूज की जाती है। और इसी पाथवे से वो ऐसा बोलते हैं, जब सोडियम को भेज रहे होते हैं ना बाहर, तो वो साथ ही साथ बोलते हैं पोटेशियम को कि ठीक है तुम अब अंदर आ जाओ, बहुत हो गया बाहर, अब वापस से अंदर आ जाओ। तो सोडियम एंड पोटेशियम एक ही पाथवे से एक्सचेंज किए जाते हैं, सोडियम को दिया जाता है एंड पोटेशियम को लिया जाता है। तो ऐसा अगर कंडीशन हो तो उसी चीज को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, और सोडियम जो होता है जब भी सेल के अंदर होगा इनसाइड न्यूरॉन, 1 मार्क क्वेश्चन या फिर कुछ यूनिक पॉइंट्स है वहां पे आप याद रखना, इनसाइड न्यूरॉन they are going to be accumulated in axon region। तो सोडियम एक्चुअली न्यूरॉन के एक्सॉन रीजन में प्रेजेंट होता है, उसे वहां से बाहर निकालना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप। एक चीज प्रशंसा ने मेंशन की है, ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड फॉर 2 पोटेशियम इनसाइड सेल। ओके, वेरी गुड। ये एक्सचेंज के लिए नंबर है नॉर्मली, नॉट ओनली न्यूरॉन, ये दूसरे सेल्स भी चीजें करते हैं। तो सोडियम को बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज्यादा मेंटेन करना है और पोटेशियम को इनसाइड साइटोप्लाज्मा ज्यादा रखना है। सो दैट्स व्हाई उनको चैनलाइज करने के लिए, वो फिर से बैलेंस मेंटेन करने के लिए पंप एक्टिवेट हो जाता है एंड सोडियम को किक आउट करने लगता है। सो दिस इज रिलेटेड टू द सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बात समझ में आई, कैसे जनरेट हुआ, क्या क्या एग्जैक्टली हुआ इसमें? Any doubt you can ask? No doubt, shall I move ahead? Students, you have to respond in some way. At least message में लिखो yes, no, whatever your response is. अगर doubt है, ask the questions immediately. You need to see any slide? कोई slide दिखाऊं आपको? Okay, if no, then let's move ahead. अभी दूसरी चीज, न्यूरॉन का मैंने टाइप बताया है, न्यूरोग्लिया का आपको टाइप बताया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जनरेट होता है, ये 3 चीजें आपने देख ली। ये तीनों बहुत बेसिक चीज है, अभी भी हम मेन नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। क्यों मैं आपको इतना बोर कर रही हूँ और क्यों मैं आपको अभी बिल्ड करवा रही हूँ? रीजन ये है कि जब एक्चुअली नर्वस सिस्टम के सारे ब्रेन के फंक्शंस पढ़ोगे तब आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, मीन्स आप समझ नहीं पाओगे कि अब ये सारी चीजें क्यों बन रही है, वो वैसे ही क्यों रिस्पॉन्ड हुआ। उसके लिए ये सारा चीज करना है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम पास कर रही हूँ आपका बेसिक बिल्ड करने के लिए। अब उसके बाद जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो न्यूरॉन के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। थोड़ा सा सिनेप्सिस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके बारे में थोड़ा पढ़ने की। अब एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा सा आपको with the help of the diagram I'll try to explain you and I'll try to make better diagram also. ये क्या है? दिस इज द टर्मिनल एंड। इमेजिन करो जो आप एक्सॉन का बाद टर्मिनल एंड देखते हो, दिस इज द टर्मिनल एंड। और अब वो टर्मिनल एंड और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट,
अब उनके बीच में क्या कनेक्शन होगा, वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे, उसके बारे में अब आपको समझना है। ये एग्जैक्टली यहाँ पे अब क्या होने वाला है। सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, लेट मी फिनिश सम ऑफ द डायग्राम। एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे देती हूँ। ओके, दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन कि एग्जैक्टली टर्मिनल एंड पे और उसके बाद इमीडिएटली एडजेसेंट जो डेंड्राइट होता है, इनके बीच में क्या हो रहा है। अब एग्जैक्टली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो बता देती हूँ। सिनेप्सिस आपको पता है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है या गैप है, उस चीज को हम सिनेप्सिस बोल रहे हैं। अब जो मोस्टली नर्व इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आता है, बट ये जो सिनेप्सिस का आगे कम्युनिकेशन होता है ये भी दो टाइप का है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये भी दो टाइप का प्रेजेंट है। पहला है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, ऐसा सिनेप्स या ऐसा गैप जहां पे अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। एक होता है केमिकल सिनेप्स, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, इट्स अ टिपिकल डायग्राम फॉर केमिकल सिनेप्स, क्योंकि मैंने न्यूरोट्रांसमीटर का जिक्र यहाँ पे किया है और डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग से इतना तो आप समझ गए। पहले इलेक्ट्रिकल के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये कंडीशन कब होगी, किसी भी हाँ, किसी भी न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो स्टार्ट हुआ एक्शन पोटेंशियल के साथ, वो ही कंटिन्यू हो रहा है विदाउट चेंजिंग द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तब होता है जब दो गैप्स जो है, यानी एक्सॉन और डेंड्रॉन, टर्मिनल एंड एंड डेंड्रॉन्स के बीच में जो गैप है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप या क्लेफ्ट, ये होगा लेस देन 20 नैनोमीटर। अगर 20 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस वाला गैप है, तब जरूरत नहीं पड़ती है एक अलग मीडिएटर की। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे आया, वो वैसे ही जंप करके आगे बढ़ जाता है, दैट विल हैपन। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, इतना ही अंडरस्टैंडिंग है। केमिकल सिनेप्स मेन सोचने वाली चीज है, क्योंकि अगर मैसेज को हम एक ही न्यूरॉन में यानी एक ही सेल के अंदर दो टाइप के मैसेजेस फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रहा है। अब ऐसा इसलिए होता है व्हेन सिनेप्टिक क्लेफ्ट द गैप इज मोर देन 20 नैनोमीटर। ये ऐसा तब हो रहा है गैप जब 20 नैनोमीटर से ज्यादा है। अब जब ऐसा होता है तो जैसे ही टर्मिनल एंड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आते हैं, ये वाला प्रेजेंटेशन, ये वाला एरिया, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो सेमिनल वेसिकल्स मींस उन वेसिकल्स को हम कह रहे हैं, सॉरी, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोल रहे हैं। और उस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को
केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब ये जो केमिकल होगा, केमिकल मैसेज, इसे कहां पे हम स्टोर करेंगे? स्टोर्ड इनसाइड सिनेप्टिक वेसिकल in form of न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज ट्रांसमिशन का अभी फंक्शन चल रहा है, वही काम हो रहा है, तो उस चीज को बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जो हम सब लोग जानते हैं, दैट इज एसिटाइल कोलिन। आई थिंक मैंने सबको जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था तब ये बात आपको तभी बता दी थी, उसी टाइम पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। आई एम नॉट श्योर कितने बच्चों को याद है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं अगर ले लूं न्यूरोट्रांसमीटर के, दे आर डोपामाइन। अभी इस पूरे सेशन में आप पढ़ोगे, मैं आपको ओवरऑल ब्रेन के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी फिर से आपको और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताऊंगी। देन नॉर एपिनेफ्रिन, कुछ कॉमन वन मैं उनके नाम लिखवा दे रही हूँ। एपिनेफ्रिन, ओके। अगर डोपामाइन हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो अगर ये प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो पार्किंसंस डिजीज होता है, वो हो जाता है। नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन अगर प्रॉपरली ब्रेन मींस इमोशंस वगैरह को फॉलो करता है, तो अगर ये ना हो पाए तो मेमोरी लॉस होने लगता है और अल्जाइमर्स डिजीज होने लगता है। लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, दीज आर द टाइप ऑफ वेरी फ्यू न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अब ये केमिकल मैसेजेस इसी सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है यहाँ पे प्रेजेंट, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, आगे की तरफ पुश करता है। इन वेसिकल्स यानी बबल की तरह होते हैं, और आगे जैसे ही एंड में पुश हो जाते हैं, उस कॉर्नर से इनका मेम्ब्रेन जो होता है वो उनको जगह देता है और एक ओपनिंग देता है टू सिक्रीट आउट। और यही वो न्यूरोट्रांसमीटर है थ्रू डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन ही होगा। वो डिफ्यूजन वो इस तरफ मूव करेंगे। दीज आर द रिसेप्टर। अब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? याद रखना है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम लिंकिंग। सेम, ये सबस्ट्रेट हो गए न्यूरोट्रांसमीटर, दीज रिसेप्टर साइट आर नथिंग बट द एंजाइम, और यहाँ पे उनको बाइंड होना है लाइक लॉक एंड की। जैसे ही बाइंड हो गया डेंड्राइट पे, फिर से वो नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में बन के आगे बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन ऑल दीज मैसेजेस विल कंटिन्यू। ये बात समझ में आई? एनी डाउट? नो डाउट? एक एंजाइम का नाम लिख लो, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। दिस इज द एंजाइम जो एक्चुअली एसिटाइल कोलिन को टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय करता है। एसिटाइल कोलिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं तो न्यूरॉन हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई एसिटाइल कोलिन डैमेज होते हैं। तो वो पर्सन को पार्किंसंस डिजीज या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन एंड साइकोसिस, यानी आपका मेंटल हेल्थ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है, क्योंकि मैसेजेस के लिए जो स्पेसिफिक हमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो मैसेजेस का लेन देन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम। ओके, शैल आई मूव अहेड? लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब आपको सिनेप्टिक जंक्शंस और मूवमेंट के बारे में आपको बता दिया। एक और था इम्पल्स कंडक्शन में, एक चीज रह गई, मुझे जस्ट याद आया है, वेरी स्मॉल पॉइंट। इम्पल्स कंडक्शन जो होता है, द कंडक्शन पाथवे जिस मैकेनिज्म के साथ होता है उसे बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब सॉल्टेटरी कंडक्शन का मीनिंग क्या है? जब आपको न्यूरॉन के बारे में बताया था तब आपको मोस्टली क्या चीजें आपको बताई कि जो एक्सॉन है उसके आसपास माइलिन शीट का कवरिंग है जिसके नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको बताई थी इस तरीके से।
ये जो नोड्स है ना, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आने के बाद ये जंप करके मूव करता है, नोड टू नोड जंप करता है। तो जो भी माइलिनेटेड को ही लास्ट टाइम कहा था मेड्यूलेटेड। मेड्यूलेटेड नर्व्स जो होते हैं, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, उनका मूवमेंट जो होता है वो फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बात कर रही हूँ, उसका मूवमेंट होगा फास्ट। रीजन क्या है? बिकॉज वो जो सिग्नल्स हैं या इंपल्स हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम नोड टू नोड। इसी जंपिंग मैकेनिज्म के मूवमेंट को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सो दैट इज हाउ इंपल्स गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। और बेसिकली अगर वो नॉन माइलिनेटेड होंगे तो नॉर्मली एक्सॉन के थ्रू जाएंगे। तो जितना ज्यादा डायामीटर थिक होगा फाइबर का, उतना ही ज्यादा टाइम मींस उतना ही ज्यादा हेल्प मिलता है नर्व इंपल्स को आगे मूव करने के लिए। So this is also one of the connection, that speed of nerve impulse is directly proportional to the diameter of fiber. Nerve fiber की बात कर रही हूँ मैं. That is the main thing. इतनी बात समझ में आई? ये चीज समझ में आया सबको? This is one of the extra point जो conduction से related. Okay. Take your time. Any doubt till here? इतना सब समझ में आ गया? अब आपको मेन नर्वस सिस्टम आपका स्टार्ट करना है. इतना समझ में आ गया तो यस बोलो, then I'll move ahead. Yes, ma'am. Okay. चलो लेट्स डू वन थिंग। एवरीवन, वैसे भी आपका सेशन ये वाला एक्सपायर हो रहा है थोड़े देर में, सो डू वन थिंग, लेट्स ज्वाइन द अनदर सेशन क्विकली। दूसरा सेशन आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई स्लाइड देखनी है देन टेल मी, आई विल शो यू द स्लाइड आल्सो। और एल्स आप जिनको नहीं देखनी है दे कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द अदर सेशन।